चले बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल। इस टॉपिक में हमें क्या क्या करना है? एक तो करना है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू, एक तो करना है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, दूसरा करना है लेवल फिक्स करना होता है। हाँ जी, लेवल ऑफ मटेरियल, कि हम किस लेवल पर मटेरियल को स्टोर में रखें। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल। ओके, फिर स्टोर लेजर, right? And then material cost कैलकुलेशन, कि हमारे को नेट कितनी मटेरियल की कॉस्ट पड़ेगी। ओके, ये हमें चार चीजें कैलकुलेट करनी है। चलिए, अब सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो, मटेरियल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि रॉ मटेरियल, कि जैसे कपड़ा, जैसे शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा है ना, और चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी, ठीक है, मोबाइल बना रहे हैं तो प्लास्टिक। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है। तो अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है सब में, कॉस्ट, ताकि मैं कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़कर कितने में बेचूं। तो सब पर्पस तो हमारा ये था कि कॉस्ट सही रिकॉर्ड हो, है ना, कॉस्ट का सही रिकॉर्ड होना और सही आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है कॉस्ट में, मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, है ना। तो पहले मटेरियल को हम देखते हैं। तो मटेरियल में हमारी कॉस्ट कहां पर आती है? बेसिकली ऑर्डरिंग, मतलब जब हम मटेरियल को रखते हैं स्टोर में, तो यहां पर हमारा सारा फोकस आ जाता है। क्योंकि देखो, मेन थोड़ा सा मुद्दा समझें हम, हमारा मुद्दा क्या होता है कि कॉस्ट को कम करना। क्योंकि बेसिकली सब जगह परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो जब भाई प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो क्या करोगे? जो बेफालतू की कॉस्ट है ना, उनको कम कर दो। जब उनको कम कर दोगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। अब बेफालतू की कॉस्ट को वैसे बोलते हैं टेक्निकली नॉन वैल्यू एडिड। नॉन वैल्यू एडिड का मतलब, जो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, और कस्टमर कहते हैं मुझे क्या मतलब इससे, करते रहो, मेरी तो कॉस्ट बढ़ रही है। पर भाई, तो मैं ये चाहता हूं एज ए मैन्युफैक्चरर, यार वो कॉस्ट जो मेरी बेकार की जा रही है ना कहीं मैं उन पर नियंत्रण कर पाऊं। तो सबसे पहले मैंने फोकस किया मटेरियल। मटेरियल में कौन सी? स्टोरेज कॉस्ट, कि भाई मटेरियल मैं लाता हूं, स्टोर में रखता हूं और फिर प्रोडक्शन में भेजता हूं। तो यानी इसका मतलब मैं सबसे पहले ये देखूं कि जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं वेंडर को, सप्लायर को, कि भाई कैसे ऑर्डर दूं, कि मैं कितना ऑर्डर दूं ताकि मेरी कॉस्ट कम आए। तो उसमें ईओक्यू का मतलब सबसे पहले क्या आया, एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर दें ताकि टोटल कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी प्लेस्ड इन वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें, ठीक है, सो डैट, अब ऐसा नहीं है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप सारा ऑर्डर एक बार में दे दो, वो देखना पड़ेगा आपको कि कितना हम कैसे कैसे ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, सो डैट टोटल कॉस्ट, ठीक है, वो क्या हो, टू बी मिनिमाइज्ड, टू बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। मिनिमाइज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। ठीक है भाई, सारी बात क्या है, जिसमें फायदा वो कहता है कॉस्ट कम आएगी तो मुझे फायदा होगा। तो हमारा पर्पस क्या रहा यहां पर? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जब आप ऑर्डर दोगे तो हमारे पास मेन कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? जब आप ऑर्डर दोगे ना तो मेन आपके पास कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? तीन कॉस्ट हमारे पास आएंगी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में
क्या आएगा? मटेरियल, नहीं मैं, हाँ चलो, मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, रख रहे हो तो स्टोरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा। तो अब हमारा पर्पस क्या होगा? इस कॉस्ट को कम से कम करना, ठीक है, ऐसे मैनिपुलेट करो। अब ध्यान दे दीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझा देता हूं कि सपोज मेरी रिक्वायरमेंट एक साल के अंदर मटेरियल की मान लो 1 लाख 12 लाख है, मान लो मुझे 12 लाख यूनिट का ऑर्डर देना है मटेरियल का एक साल में, एक पीरियड में, ठीक है, इन ए ईयर। अब मैं या तो सारा एक बार दे दूं ऑर्डर, तो जब सारा एक बार दे दोगे ऑर्डर तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई मैंने ऑर्डर दिया, नहीं, वेंडर क्या कहेगा? भाई तो मैं आपके फैक्ट्री तक पहुंचा दूंगा, बट रास्ते का खर्चा, गाड़ी का, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मैं ऑर्डर दूंगा तो हो सकता है मैं मेल पर ऑर्डर दूं, तो ईमेल फ्री वाली नहीं होती कंपनी में, परचेज वाली होती है, जिसका हमें एक तरह से किराया देना होता है, जिसका हमें एक तरह से खर्चा होता है, ईमेल का भी, नहीं, इंटरनेट का खर्चा। तो उसको भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम शामिल करते हैं, राइट। अब अगर एक बार में सारा ऑर्डर दे दोगे, भी साल भर में तू मुझे एक बार दे जा ताकि आने जाने का खर्चा बचे, क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो, सारा एक बार में मंगा लोगे तो रखोगे कहां? रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर बड़ा स्पेस चाहिए और फिर पैसे भी ब्लॉक हो जाएंगे आपके। तो भैया धीरे धीरे करके मंगाओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि मेरी ये दोनों कॉस्ट आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं, मतलब बराबर हो जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूं, अच्छा पहले लिख देता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जब आप ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर देने की कॉस्ट, इसमें क्या शामिल होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें शामिल होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाने ले जाने का खर्चा, लाने ले जाने का खर्चा, ठीक है, एक बार जब आप ऑर्डर दे रहे तो, यानी कार्टेज, ईमेल की कॉस्ट ये होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब कार्टेज, भाड़ा, नहीं, फ्रेट, ओके। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? जब आपका रॉ मटेरियल स्टोर में आ जाएगा तो स्टोर का खर्चा होगा ना, नहीं भाई, आप जब स्टोर में रखोगे तो स्टोर का किराया, स्टोरेज रेंट, स्टोर का किराया, नहीं, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर कीपर की सैलरी, राइट भाई। फिर जब आपका पैसा ब्लॉक हो गया, जब आपका पैसा ब्लॉक हो गया तो वो पैसा जो ब्लॉक हो गया, भाई आपने जैसे आपकी गाड़ी है उसमें रिजर्व फाइन पर हमेशा मटेरियल, हमेशा पेट्रोल रहता है, तो उतने पैसे तो हमेशा ब्लॉक रहते हैं ना। वो पैसे जो हमेशा ब्लॉक रहते हैं मटेरियल में, तो उसको अगर मैं कहीं और लगाता तो इंटरेस्ट आता, है ना, तो उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक, ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक। ये क्या हुआ, दोबारा समझो। जितना रॉ मटेरियल, मान लो हम कहते हैं 10,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल मेरा गोदाम में रखा है, ये हमेशा ब्लॉक रहता है, ठीक है, एक 2 रुपए का मटेरियल है पर, इसका मतलब 20,000 रुपए तो मेरे हमेशा ब्लॉक रहेंगे। अगर ये ना होते 20,000 रुपए ब्लॉक और मैं बैंक में एफडी करा देता तो ब्याज आता, तो वो ब्याज का नुकसान पैसे का ना आना
भी तो जाना होता है, पैसे का न आना भी जाना होता है, उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आगे बात समझ में कि जो पैसा मेरा वर्किंग कैपिटल वाला स्टोरेज में रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ब्लॉक्ड है ना, वो वाला पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो ब्याज आता, कहीं और लगाता तो कमाता। अब क्योंकि वो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया तो उस पर मैं नहीं कमा पाऊंगा, तो न आना भी तो जाने के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, राइट में। तो ये हो सकता है परसेंटेज में दी हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होती है, परसेंटेज में दी होती है कि भाई अपना पैसा कहीं और लगाओगे तो 12% से कमाओगे, तो आप कहोगे आपकी क्वांटिटी कितनी ब्लॉक होती है, हमेशा आपकी क्वांटिटी कितनी स्टोर में रहती है। ठीक है, क्वांटिटी ब्लॉक इन स्टोर इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है भाई, कि मान लो 10,000 किलोग्राम ब्लॉक रहा था 2 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपए हमारे हमेशा ब्लॉक रहेंगे, उस पर ब्याज का नुकसान। तो ये तो होगी हमारी स्टोरेज कॉस्ट, बात समझ में आ गई। परचेज कॉस्ट क्या होगी मेरे पास, परचेज कॉस्ट जितनी मैं क्वांटिटी खरीदूंगा, जितनी मैं क्वांटिटी परचेज करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर यूनिट, ये होगी परचेज कॉस्ट। तो हमारा पर्पज होगा तीनों को मिनिमम करना। ठीक है बेटा, चलिए एक बार इतना नोट कर लो, हमारा पर्पज होगा तीनों को मिनिमाइज करना। ठीक है, देखो सिंपल सी बात करते हैं हम। 12 लाख यूनिट मान लो मुझे साल में चाहिए रॉ मटेरियल के, कच्चे माल के। ठीक है, अब 12 लाख यूनिट अगर मुझे साल में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना कि कितनी बार मैं ऑर्डर दूं, जितनी बार ऑर्डर दोगे हर बार ऑर्डर की कॉस्ट आएगी, नहीं हर बार। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, अभी ये मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा अभी, ठीक है, कि हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, विल ऑलवेज रिमेन इन गोडाउन। ओके, क्या कहना चाहते हैं, एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे आप, ठीक है, उसके आधे आपके हमेशा गोदाम में रहेंगे। ये हमारी प्रिजम्पशन है। क्यों, अभी वेट कर लो फिर मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, मतलब ये एक मान्यता है, ये एक प्रिजम्पशन है। चल अब जरा ध्यान से देखो, मान लो मैं ये कहता हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज 12 लाख यूनिट मुझे साल भर में चाहिए, एक साल में। ओके, अब परचेज कॉस्ट कह रहा है वो, मानो 2 रुपए पर यूनिट है, 2 रुपए पर यूनिट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर दोगे, एक बार ऑर्डर दोगे तो सप्लायर आपके फैक्ट्री में भेज देगा, कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन, मैं ऑर्डर दूंगा, ईमेल का खर्चा। आप ये मत समझना ईमेल तो फ्री में है, जब कंपनी में हम ईमेल परचेज करते हैं तो उसका डोमेन, उसका रेंट, उसका इंटरनेट का खर्चा, वो सारा, तो वो हमने ये देख लिया, मान लो ईमेल का खर्चा। ठीक है, ये हमने सपोज समझ लिया कि 100 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, राइट भाई, ये मान लो वो कहता है 50 रुपए पर यूनिट। नहीं, ये आप परचेज कॉस्ट ज्यादा लो, फिर आप ये लो आप 100 रुपए पर यूनिट, और ये लो आप 10 रुपए पर यूनिट। चलिए अब देखो, तीन कॉस्ट मेरे सामने आई, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं 12 लाख यूनिट खरीदूंगा, ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, हाँ जी, कितने हो जाएंगी, 1200 लाख, है ना।
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अगर मैं एक ऑर्डर दूंगा, अच्छा यहां पर अगर मैं 12 लाख एक बार में मंगा लूं, अगर मैं 12 लाख एक बार में मंगा लूं, अगर मैं 12 लाख एक बार में मंगा लूं, नहीं भाई, तो एक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर में कितना खर्चा आएगा? 100 रुपए, राइट। 12 लाख यूनिट एक बार में मंगा रहे हो भैया, तू एक बार में देता सारे के सारे, ठीक है, तो उसके आधे मैं गोदाम में रखूंगा। 12 लाख यूनिट के आधे यानी 6 लाख यूनिट मैं गोदाम में रखूंगा। इनको रखने का खर्चा कितना आ जाएगा? 60 लाख रुपए। बात समझ में आ रही? राइट में। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, अगर आप 2 बार में ऑर्डर दोगे, अगर आप 2 बार में ऑर्डर दोगे कि भैया नहीं मैं 2 बार में ऑर्डर देता हूं, ठीक है, तो 12 लाख यूनिट 2 बार में ऑर्डर दे रहे हो, इसका मतलब हर बार 6 लाख यूनिट का ऑर्डर जा रहा है। 12 लाख यूनिट को 2 बार में मंगा रहे हो साल भर में, 12 लाख यूनिट को आप 2 बार में मंगा रहे हो, नहीं एक बार मंगा रहे हो 6 लाख यूनिट, एक बार मंगा रहे हो 6 लाख यूनिट, तो 2 बार हो गए। तो जब 6 लाख यूनिट 2 बार मंगा रहे हो, तो एक बार में 6 लाख यूनिट मंगा रहे हो, तो आधे उसके गोदाम में रखोगे, आधे उसके गोदाम में रखोगे, राइट। कितने? 3 लाख यूनिट। तो 3 लाख को रखने का खर्चा कितना आ जाएगा? 30 लाख। जब 2 ऑर्डर दोगे तो कितना खर्चा आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपए। अच्छा, अब एक बार में मंगाओ, 2 बार में मंगाओ, 3 बार में मंगाओ, भाई ये तो उतना ही रहेगा, मंगाना तो 12 लाख ही है। चलिए, अच्छा मान लो मैं उसको 3 बार में मंगाता हूं, नहीं भाई 3 बार में मंगाता हूं मैं उसको ना, 1 बार 2 बार फिर 3 बार, तो इसका मतलब हर बार 4 लाख यूनिट मंगाऊंगा, इसका मतलब मैं हर बार 4 लाख यूनिट मंगाऊंगा। ये ऑर्डर साइज कह सकते हैं इसको। उसके आधे गोदाम में रखोगे आप, यानी 2 लाख यूनिट, रखने का खर्चा 20 लाख। चलो 3 बार मंगाओगे तो हर बार कार्टेज दोगे, है ना? आ रही है बात समझ में? यहां 1200 लाख की। तो ऐसे करते करते मान लो मैं कहता हूं चलो भाई 4 बार में ऑर्डर दूं, ठीक है, 12 लाख यूनिट 4 बार में ऑर्डर, यानी हर बार 3 लाख यूनिट का ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर साइज, ठीक है। यहां लिख देता हूं, चलो ऑर्डर का साइज, नहीं एक बार में दे रहे हो तो 12 लाख यूनिट, 2 बार में दे रहे हो तो 6 लाख यूनिट हर बार मंगा रहे हो, 3 बार में दे रहे हो तो 4 लाख यूनिट हर बार मंगा रहे हो, और 4 बार में दे रहे हो तो 3 लाख यूनिट हर बार मंगा रहे हो। आगे बात समझ में? तो बार एक बार मंगाओ, 2 बार मंगाओ, 3 बार मंगाओ, 4 बार मंगाओ, नहीं मंगाओगे तो 12 लाख यूनिट ही 100 रुपए के हिसाब से, तो ये तो 1200 लाख ही आएगा। अच्छा 4 बार में मंगाओगे तो 4 बार का खर्चा आएगा, ठीक है। 3 लाख यूनिट का ऑर्डर साइज हो गया, ऑर्डर साइज का आधा गोदाम में रखोगे हमेशा, ये मैं भी समझाऊंगा आपको। चलिए कितना हो गया खर्चा? 15 लाख। यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं हम? जैसे जैसे हम ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते हैं कि हम एक बार में ज्यादा ऑर्डर दें, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर में बढ़ाता चला जाता हूं, तो क्या होगा? बार बार मंगाओगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, नहीं भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, बट ध्यान से देखो स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है ना? मुझे भाई इतना समझाना था, तो हम क्या कहना चाहते, बट परचेज कॉस्ट सेम होती है। तो 3 बातें समझ में आ गई क्या? हाँ जी, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते चले जाते हो, एज नंबर ऑफ ऑर्डर, एज नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज, नहीं मतलब एक बार में, मतलब नहीं आप सारे यूनिट एक बार में मंगाते हो, सारे यूनिट 2 बार मंगाते हो, 3 बार मंगाते हो, 4 बार 5 बार, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी बार बार उसको फोन करते हो भाई दे जा, तो जितनी ज्यादा बार उसको ऑर्डर दोगे, फोन करोगे, ईमेल करोगे,
तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे, उतनी बार ज्यादा आने जाने का खर्चा बढ़ेगा। नहीं भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कार्टेज, लाने ले जाने का खर्चा, विल क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ेगी। नहीं भी, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़े, ज्यादा बार मंगाओगे, ज्यादा बार कार्टेज, दोनों का रिलेशन सेम हो गया। परंतु परंतु क्या होगा? स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम होती चली जाएगी। स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट विल डिक्रीज, विल डिक्रीज, कम होती चली जाएगी। क्यों भाई? अरे भाई, जब कम कम करके मंगाओगे, नहीं अभी जैसे घर में आटा है ना, तो आप पूरे महीने का, पूरे साल भर का एक साथ मंगा लोगे, तो लाना तो सस्ता पड़ेगा एक ही बार रिक्शे वाले को पैसे देने हैं, बट भाई रखोगे कहां पर? बड़ा टैंक चाहिए ना, फिर तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा चाहिए। अरे नहीं भाई, रिक्शे वाले को ज्यादा पैसे दे देंगे, हमारे पास रसोई में इतनी जगह नहीं है। तो वही बात होगी ना, ज्यादा बार मंगाने का खर्चा बढ़ेगा, पर रखने का खर्चा कम होता चला जाएगा। बट आटे की कॉस्ट तो उतनी रहेगी नहीं। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट क्या रहेगी आपकी? नहीं, इररेलेवेंट, सेम। तो इसलिए अब तीन बातें सामने आई हमारे। क्या क्या सामने आई भाई? कि ये दोनों कॉस्ट मेरी क्या होती हैं? रेलिवेंट। ये दोनों कॉस्ट मेरी होती हैं रेलिवेंट, काम की, राइट। और ये कॉस्ट मेरी होती है इररेलेवेंट, बेकार की कॉस्ट का, मतलब ये तो उतनी रहेगी ना। ओके, इसको हम ध्यान से समझना। रेलिवेंट कॉस्ट को हम, ठीक है, सिस्टम कॉस्ट भी कह सकते हैं, रिलेटेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, राइट। इसको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कॉस्ट। हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट, हाँ जी, मे बी कॉल्ड सिस्टम कॉस्ट। कई बार नाम आता था ना एग्जाम में कि सिस्टम कॉस्ट क्या होती है, तो रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी आपकी, ठीक है। रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। यूजफुल कॉस्ट, काम की कॉस्ट। ओके, बात समझ में आ गई? तो जब टोटल कॉस्ट निकालनी हो, जब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, जब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो, तो आप तीनों कॉस्ट लिखोगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। और जब रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी हो, सिस्टम कॉस्ट कहे, रिलेटेड कॉस्ट कहे, तो क्या लिखोगे? केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तो अब हमारा पर्पस क्या होगा? एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर रखे हम, हमारा पर्पस होगा यहां पर। हमारा क्या पर्पस होगा अब? कि सर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आगे कहां तक चले, ताकि ये तो सेम ही है, इसको छोड़ देते हैं हम, है ना, इसको हम इग्नोर मारते हैं अब आगे के लिए, बस वो कैलकुलेशन में काम आएगी जब पूछेगा टोटल कॉस्ट। तो अब हम कितने यूनिट का ऑर्डर दें ताकि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो और स्टोरेज कॉस्ट दोनों इकोनॉमिकल रहे। इकोनॉमिकल का मतलब दोनों बराबर आ जाए, मतलब ये बढ़ते 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 इतनी हो जाए और ये कम होते होते इतनी हो जाए कि दोनों इक्वल आ जाए। ये मेरा पर्पस है। तो अब हम इसका मतलब ऑर्डर साइज, इसका मतलब हमें क्या समझना है? ऑर्डर का साइज ऐसा हो, ठीक है, ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू स्टोरेज कॉस्ट। क्योंकि आप क्या कहोगे? जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, तो ये बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, ये घटते घटते इतनी हो जाए कि दोनों बराबर आ जाए, उस लेवल को बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब एक बज रहा है, इसको नोट कर लो।
हाँ जी, देखो ईओ क्यू निकालने के 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर दे ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो एक तो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक है फॉर्मूला और एक है टेबुलेशन मेथड। आगे बात समझ, ग्राफिकल अभी देखो बिल्कुल सिंपल है। टेबुलेशन बेसिकली जो अभी आपको समझा दिया ताकि टोटल कॉस्ट ऊपर चलते चले जाएंगे, मतलब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो ऑर्डर मतलब हमने तो 3 बार ही बताया था ना आपको, टेबुलेशन यही टेबुलेशन है। यहां पर मैं और करूंगा 5 बार 6 बार 7 बार, तो आगे जाकर जहां पर ये कॉस्ट और ये कॉस्ट बराबर आ जाए, तो हमने एग्जांपल में कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा लिया है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बराबर करनी है। आप देखो जैसे मान लो ग्राफिकल बात करें, हम सबसे पहले बात करें ग्राफिकल, ठीक है। ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ये होगा मेरा वाई एक्सिस। यहां लूंगा मैं क्वांटिटी, ठीक है। यहां लूंगा मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरी वो सेम रहेगी हर बार, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज, क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज, क्वांटिटी का मतलब मैं क्या कहूंगा यहां पर ऑर्डर साइज, नहीं जैसे 12 लाख यूनिट है, नहीं? अब आप ऑर्डर साइज जैसे जैसे क्या करोगे, हाँ जी क्वांटिटी ऑर्डर का साइज, हाँ जी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते चले जाओगे, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते चले जाओगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। या मैं उल्टा कहूं, जैसे जैसे आप ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर कम करते चले जाओगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम यही बात कहना चाहते हैं कि मान लो 12 लाख यूनिट एक बार में ऑर्डर दे दो, ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है यहां पर, तो पूरे 12 लाख यूनिट का ऑर्डर एक बार में दे दोगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे हाई लेवल पर रहेगी आपकी, है ना। अब फिर नंबर ऑफ ऑर्डर आपके क्या होंगे, जैसे जैसे आपके ऑर्डरिंग आपके कम होते चले जाएंगे, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आपके बढ़ते चले जाएंगे, हाँ जी नंबर ऑफ ऑर्डर आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब इसको उल्टा बोलते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर पहले 4 थे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते चले जाएंगे, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा थे, मैं और क्या करूं, ऑर्डर साइज कम करूं, ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज होंगे, पहले 12 थे, फिर 10, फिर 11, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे, तो आपका ऑर्डर साइज भी, आपका ऑर्डर साइज, हाँ जी नंबर ऑफ ऑर्डर 4 थे तो 3 लाख, 3 थे तो 4 लाख, तो ऑर्डर का साइज आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ऑर्डर का साइज आपका बढ़ता चला जाएगा, नहीं भाई। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आप कम करो तो ऑर्डर साइज, ये कह रहे हैं ऑर्डर साइज आपका बढ़ेगा, पहले ऑर्डर साइज आपका 12 था, नहीं फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कम होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ सॉरी ऑर्डर का साइज आपका बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कम होते चले जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ओके। अच्छा दूसरी चीज, आप जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे, यानी ऑर्डर साइज आपका बढ़ेगा,
ऑर्डर साइज आपका बढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ जी, स्टोरेज कॉस्ट आपकी, स्टोरेज कॉस्ट आपकी क्या होती है? हाँ जी, रिवर्स, स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम होती चली जाएगी। और उल्टा बोले हम, उल्टा बोले ये 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 12 लाख, ऑर्डर का साइज बढ़ता चला जाएगा, ऑर्डर का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो आपकी ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, यानी यहां से ये हो गई आपकी स्टोरेज कॉस्ट। क्लियर है? तो यानी जिस लेवल पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, आपके जिस लेवल पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पर आपका कहलाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहां से अगर हम डालेंगे एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, तो ये आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में आ जाएगा, और इधर डालेंगे तो रुपीस में आ जाएगा। तो इस ईओ के ऊपर हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट हमेशा बराबर होती है। स्टोरेज कॉस्ट किसके बराबर होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट के, ठीक है। चलिए अब देखो इसको फॉर्मूले से भी समझते हैं। फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके समझा रहा हूं, हालांकि फॉर्मूला एग्जाम में डेरिवेशन बहुत कम पूछता है या ना के बराबर, बट आपको मालूम होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से बना, नहीं तभी तो करने में मजा आएगा। चलिए चलिए देखो, अब जो हमने पहले बोला था हाफ ऑफ ऑर्डर साइज रिमेन इन गोडाउन, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं। कौन सा पार्ट? ये वाला। एक बार में जितने यूनिट का ऑर्डर दोगे उसके आधे हमेशा गोदाम में रहेंगे। क्यों भाई, क्यों? देखो इस प्रिजम्पशन को समझने के लिए जरा ध्यान से, फिर हम करेंगे फॉर्मूला। देखिए हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ठीक है, will always remain in godown, will always remain in godown, हमेशा स्टॉक में रहेगा, एवरेज स्टॉक। इसे क्या नाम देता हूं मैं? एवरेज स्टॉक। इसे मैं नाम देता हूं एवरेज स्टॉक, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहते हैं इसका, इसको ऐसे समझो आप, जरा बहुत ध्यान से सुनना है। ये स्टोर है मेरा, ये मैं कहता हूं स्टोर एक्स, ये ग्राफ नहीं, स्टोर है मेरा ये। अब स्टोर में अभी मेरे पास रॉ मेटेरियल नहीं है, मेरा जीरो पर है। स्टोर में मेरे पास रॉ मेटेरियल नहीं है, मैं जीरो पर खड़ा हूं, ओके। ऑर्डर दो, सप्लायर को फोन करो, भाई 1000 यूनिट दे जा, भाई 2000 यूनिट दे जा, उसको ऑर्डर दे दिया आपने, समझ रहे? आपने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 2000 यूनिट का मटेरियल चाहिए, चलो ऑर्डर आ गया, तो ये भर गया आपके पास, ये हो गया 2000 यूनिट। एक बार में 2000 यूनिट का ऑर्डर दे दिया, मान लेते हैं, आगे बात समझ में। एक बार में आपने 2000 का ऑर्डर दे दिया, उसको फोन करके बोल दिया भाई दे जा 2000 यूनिट का ऑर्डर मटेरियल, तो वो 2000 दे गया, यानी ऑर्डर साइज मेरा कितना हो गया? ऑर्डर साइज का मतलब एक बार में मैंने 2000 यूनिट का ऑर्डर दे दिया, एक बार में मैंने 2000 यूनिट का ऑर्डर दे दिया, ओके। अब जीरो था, दे गया तो 2000 यूनिट आ गए। हाँ ये बात ध्यान रखना, ये मान के चलते हैं कि जो लीड टाइम है वो जीरो है। सर लीड टाइम क्या होता है? मैंने बोला और उसने भेजा, उस समय का गैप, मतलब आप सवेरे बोल रहे हो, अगले दिन सवेरे आ रहा है, तो वो एक दिन का लीड पीरियड कहलाएगा। यहां आप मान के चल रहे हो कि नहीं है, जैसे ही आपने फोन रखा वैसे ही तुरंत आपके गेट पर आ गया, ये एक प्रिजम्पशन है, ठीक है। चलो अब 2000 यूनिट का मेरे पास माल भर गया, अब स्टोर वाले क्या करेंगे? इसको प्रोडक्शन को भेजेंगे कि भाई लो माल आ गया, चलो बनाओ प्रोडक्शन। तो ये तो है नहीं कि 2000 को 2000 भेज देंगे, भाई उनको 10 किलोग्राम चाहिए, भेज दिया, तो मेरे पास कितना हो गया? 1990। उनको फिर 20 किलोग्राम चाहिए, मैंने भेज दिया, फिर मेरे पास 1970 हो गया। फिर उनको 100 चाहिए, मैंने भेज दिया, 1870 हो गया। तो जैसे जैसे मैं भेजता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा कम होता चला जाएगा। आगे बात समझ, जैसे जैसे मैं स्टोर से प्रोडक्शन को भेजता जाऊंगा, जैसे जैसे स्टोर से प्रोडक्शन को भेजोगे, नहीं भाई, तो क्या होगा? स्टोर में कम होता चला जाएगा,
हाँ जी, स्टोर में मटेरियल कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब होते होते जीरो हो जाएगा, फिर ऑर्डर दूंगा, जब जीरो हो जाएगा तो फिर ऑर्डर दूंगा, जब जीरो हो जाएगा तो फिर ऑर्डर दूंगा, फिर 2000 पर भर जाएगा, फिर प्रोडक्शन को भेजोगे, प्रोडक्शन को भेजोगे जितना वो मांगेंगे, नहीं कम होते 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 जब जीरो पर आ जाएगा फिर ऑर्डर दे दूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी चलती रहेगी ऐसे। अब ये जानना चाहते हैं कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, हर मोमेंट पर बताओ कितना स्टोर में मटेरियल रहा। सर जी कभी तो जीरो, कभी 2000, कभी 1800, कभी 1700, कभी 1500, कभी 1400, कभी 700, कभी 800। अरे भाई एवरी मोमेंट ऑफ टाइम कितना था? बहुत मुश्किल है नहीं? तो आप क्या कहोगे? टेक इट एवरेज, टेक इट एवरेज। नहीं क्या होगा एवरेज? भाई इट्स नॉट पॉसिबल टू एनालाइज, इट्स नॉट पॉसिबल टू एनालाइज स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इन गोदाम। गोदाम में हर समय कितना मटेरियल, मुश्किल है, कभी जीरो, कभी 2000, कभी 1700, कभी 1800। तो हम एवरेज लेते हैं, ऐसे ऐसे केस में एवरेज लेते हैं। क्या होता है एवरेज? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये जानना, कभी भी आपके पास कहीं पर भी सिचुएशन हो, नहीं भाई गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर को बोला कि भाई कितनी गाड़ी चली, मतलब पर डे कितनी गाड़ी चली, तो कहता सर कभी, अब ऐसे कैसे बताऊं मैंने तो कोई लॉग बुक रखी नहीं है। तो जब लॉग बुक का मतलब रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं कभी कितनी चली कभी खड़ी भी रही, राइट, तो हम एवरेज ले लेते हैं। तो जब भी हमारे पास मुश्किल हो, कि हमारे पास ये रिकॉर्ड करना मुश्किल हो कि हर मोमेंट पर कितना मटेरियल है, हमेशा एवरेज लो। एवरेज कितना रहा है? ओपनिंग कितना है? जीरो। क्लोजिंग कितना है? 2000। ठीक बात है। तो ये क्या आ गया देखो ध्यान से, ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। 1000 क्या है? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट बन गया कि एक बार में जितने का ऑर्डर दोगे उसके आधे हमेशा गोदाम में रहेंगे। बोलो क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद देखो, मैं ये फॉर्मूला डिराइव करवाने की बात कर रहा हूं। हालांकि एग्जाम के हिसाब से फॉर्मूले की डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन ही है, परंतु फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का काम आए, मैथमेटिक्स की नॉलेज काम आएगी। यानी 12th क्लास में मुझे उम्मीद है कि सबने मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट किया होगा। नहीं करा हो तो आप इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पर मत जाना, सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। ठीक है भाई, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसको थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, चलो। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स आता है डेरिवेटिव 12th क्लास में किया था, चलिए वो समझ लें जरा। टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी बताओ? परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। ओके, ये होगी परचेज कॉस्ट मेरी। स्टोरेज कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। परचेज कॉस्ट क्या होगी हमारी? हमारा पर्पस क्या है? इसको मिनिमाइज करना। परचेज कॉस्ट होती है हमारी क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना? देखा ना आपने, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली थी मैंने, तेरी ना।
हाँ जी, एक ऑर्डर है ना, दो ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर कि 12 लाख यूनिट एक बार में ऑर्डर दे रहे हो, 12 लाख यूनिट एक बार में ऑर्डर दे रहे हो, दो बार में ऑर्डर दे रहे हो, यानी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज भी कह सकते हो इसको, कि मुझे 12 लाख यूनिट का ऑर्डर देना है। नहीं भाई, और ऑर्डर साइज क्या है आपका? ऑर्डर साइज, ऑर्डर का साइज, हाँ जी भाई 12 लाख यूनिट आपको ऑर्डर देना है, जैसे मान लो 3 लाख यूनिट का ऑर्डर देना है एक बार में, ठीक है, तो उसके आधे गोदाम में रखोगे, तो आप कह रहे हो नंबर ऑफ ऑर्डर, चलो मैं आपको यहां बता देता हूं। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट यानी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। मतलब जैसे मान लो 12 लाख यूनिट का ऑर्डर चाहिए आपको साल भर में, आपको साल भर में 12 लाख यूनिट मंगाने हैं, और हर बार मान लो 3 लाख यूनिट मंगा रहे हो, हर बार 3 लाख यूनिट मंगा रहे हो, समझ रहे हो? आपको साल भर में 12 लाख यूनिट मंगाने हैं, और हर बार कहोगे भैया एक बार में मुझे 3 लाख दे जा, तो कितनी बार मंगाओगे? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 बार मंगाओगे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। मतलब क्लियर बात है? चलिए अब आगे, एक मिनट। स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी? ये होगा कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट को रखने में कितना खर्चा आएगा इनटू एवरेज स्टॉक। एवरेज का मतलब जितना हमेशा गोदाम में रहेगा, ठीक है। ये परचेज कॉस्ट का फॉर्म, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी बन गया। वैसे भी इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, भले डेरिवेशन ना समझो, ये वाला तो चाहिए आगे। चलो, क्वांटिटी परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे आप? एनुअल डिमांड, ए लिख लूं, ऑर्डर साइज को ईओ क्यों बोल दूं? ऑर्डर साइज को ईओ क्यों बोल देता हूं कि एक बार में कितने को ऑर्डर दोगे, वो हमारे इकोनॉमिक है मान लो, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। चलिए, ये कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होगा? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ईओक्यू, हाफ ऑफ ईओक्यू, ये हमेशा गोदाम में रखोगे, हाफ ऑफ ईओक्यू हमेशा गोदाम में रखोगे। आप ध्यान से देखो, मेरा अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है डेरिवेशन का। मेरा पर्पज है इसको मिनिमाइज करना, हमारा पर्पज है इसको मिनिमाइज करना। तो जब मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने डेरिवेटिव में, तो सबसे पहला स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करो, यानी डेरिवेटिव करो टोटल कॉस्ट का, ठीक है, डेरिवेटिव करो, राइट। अच्छा, हम एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं ईओ क्यू मेरा एक्स है, लेट ईओ क्यू बी एक्स, मेरा ईओ क्यू एक्स है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी जरा बताओ? क्वांटिटी परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट प्लस एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओ क्यू इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू हाफ ऑफ ईओ क्यू। चलिए, अब मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है आपका? इसको डेरिवेटिव करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएट करते हैं और उसको जीरो के बराबर रखते हैं। फिर चलो, तो ये देखो, ये हमारा कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाता है जितनी मैं क्वांटिटी साल भर में परचेज करूंगा इनटू रेट पर यूनिट, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। 1/x है, इसका डेरिवेटिव हमेशा होता है -1/x², ठीक है।
इनटू ए, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कॉस्ट पर ऑर्डर। हाँ जी, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू हाफ। एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और केवल एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। ये डेरिवेटिव के रूल्स हैं आपके। चलो, अब अगर हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि मिनिमाइजेशन चाहिए, तो क्या आती है मेरे पास वैल्यू, माइनस एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू हाफ बराबर 0। चलो अब इसको इधर ले जाओ जरा, माइनस एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू हाफ। ये वाले इधर जाके माइनस हो गया ना, ठीक है। अब दोनों तरफ से माइनस कट गया, तो एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय, ये नीचे ले जाओ, कॉस्ट कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और जो नीचे था 2 वो ऊपर आ गया, ये ऊपर वाला नीचे पहुंच गया। चलिए, आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है 2a, इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं o, कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, इसको शॉर्ट में कह दिया o। चलिए, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये मेरा फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, यहां से x क्या है, ई हो गया, इसका मतलब अब आप, मैं मिनिमाइजेशन में आगे था, इसको अगर आप डबल डेरिवेटिव में रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा मिनिमम है, ठीक है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि भैया ये हमारा क्या कहलाया, ईओक्यू, यानी इस लेवल पर क्या कहना चाहते हैं, इस लेवल पर ये जो कॉस्ट होगी ना, टोटल कॉस्ट, वो मिनिमम देगा आंसर। तो डेरिवेटिव आपको ये प्रूफ करके देता है कि जब मैं डिफरेंशिएशन को 0 रखता हूं और वो वाला पॉइंट, ध्यान होगा डिफरेंशिएशन इसको बोलते थे स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, यानी ये पॉइंट जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे और प्लेस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, वो हम यहां पे जरूरत नहीं है करने की, इतना ही बहुत है। तो बट ये प्रूफ हो जाएगा कि इस टर्निंग पॉइंट पर, इस टर्निंग पॉइंट पर हमेशा ये कॉस्ट मिनिमम आंसर देगी, ये डिफरेंशिएशन का रूल था, ठीक है, कि जब आप डिफरेंशिएट को 0 करके जो टर्निंग पॉइंट निकालते हो, उस पॉइंट पर ये टोटल कॉस्ट फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। कैसे, डबल डेरिवेटिव में इसको रखकर आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये प्रूफ हो जाता है, उसके हमें जरूरत नहीं, तो हमने प्रूफ कर दिया यहां पर, ठीक है भाई। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, क्लियर है बेटा। तो यहां पर ए को मैं क्या डिफाइन करूंगा, ए मींस एनुअल डिमांड, ए मींस एनुअल डिमांड, ओके, हाँ जी। ओ मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्च आएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक रखने में कितना खर्च आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, कैरिंग स्टोरेज का, स्टोर की सैलरी, स्टोर की रेंट, जो पैसा ब्लॉक है उस पर ब्याज, राइट, ये सारा आ जाएगा। चलिए एक बार इसको नोट करो,
चलिए अब एक एक को जरा समझें। ए का मतलब एनुअल डिमांड। ए हमने क्या कहा? एनुअल डिमांड। इसका मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से समझना, कि सर साल भर में मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब कंजम्पशन नहीं। कई बार क्या होता है, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, कि सर हमें ये दिया होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए। ठीक है, और मुझे साल भर में 1 लाख फिनिश गुड्स बनाने हैं। एफजी का मतलब फिनिश गुड्स। तो एनुअल डिमांड मतलब एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड मीन्स एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, नॉट फॉर प्रोडक्ट। ओके, नॉट फॉर प्रोडक्ट, नॉट फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ, मुझे 1 लाख यूनिट की डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, बट हर प्रोडक्ट में 2 किलोग्राम चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 2 लाख किलोग्राम की डिमांड होगी रॉ मटेरियल, ये लेंगे। क्लियर? तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी मैं समझूं तो ये क्या है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, मल्टीप्लाई बाय डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स की डिमांड कितनी होगी। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि रॉ मटेरियल की डिमांड कितनी है। ओके, चलिए अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये नहीं दिया हो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, हमेशा 1 किलोग्राम लेके चलना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, तो 1 किलोग्राम। ओके, चल दूसरी बात, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कंजम्पशन दी होती है टोटल में, कि सर इतना मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया होता है, लेट्स से 3 लाख किलोग्राम। ओके, ये दिया हुआ है। अगर बाकी चीजें साइलेंट हैं तब तो मैं ये ले लूंगा, अगर बाकी चीजें कुछ नहीं है तब तो फिर मैं यही डिमांड ले लूंगा। बट अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, राइट, कि सर मुझे ना 20,000 किलोग्राम बचाना है, ठीक है, तो 3 लाख किलोग्राम तो मशीन में डालने के लिए चाहिए और 20,000 किलोग्राम स्टोर की शोभा बढ़ाने के लिए चाहिए। राइट, क्यों भाई, क्यों? अरे भाई कई बार सप्लायर ना माल देने में देरी कर जाता है, तो स्टोर में पड़ा रहेगा तो मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। चलो ठीक है, तो चाहिए तो आपको कितना, 3,20,000 चाहिए, तो इसका मतलब 3,20,000 ना, तो यही तो ऑर्डर दोगे। रुको 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 रुको, कुछ पुराना भी पड़ा हुआ था, वो नहीं चाहिए मुझे, कुछ पुराना भी पड़ा हुआ था, वो नहीं चाहिए। ओके, मान लो पुराना पड़ा हुआ था आपके पास 40,000 किलोग्राम, ठीक है, तो ना आपको ऑर्डर जो देना है वो 2,80,000 का देना है। बात समझ में आ गई? इसको बोलोगे टू बी ऑर्डर्ड, टू बी ऑर्डर्ड। बात समझ में आ गई? यानी सप्लायर को बोलोगे 2,80,000 किलोग्राम का माल दे जा, तो मेरी जरूरत, मेरी भूख, मेरी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। क्यों? 40,000 तो पहले ही है, 3,20 हो जाएगा, 3 मशीन में डाल दूंगा, 20 स्टोर में रख लूंगा, तो ऑर्डर तो इतने का दोगे ना। इसको बोलोगे एनुअल डिमांड, ये मेरा एक लाएगा। बात समझ में आ गई भाई? अगर क्वेश्चन में ये दोनों नील हैं, अगर ये दोनों नील हैं, नहीं दिए हुए, तो कंजम्पशन ही एनुअल डिमांड हो जाएगी। बोलो क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। हाँ, ये बात समझ में आ गई ना।
अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, साइलेंट है, ठीक है, तो जितनी कंजम्पशन होगी वही डिमांड बन जाएगी। ओके, पर डिमांड हमेशा रॉ मेटेरियल की होती है, ना कि प्रोडक्ट की, क्योंकि ये क्यों मेटेरियल का निकलता है, प्रोडक्ट का नहीं। चलिए आगे चलें। हाँ जी, अब आगे आता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट क्या होगा? हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर में कितने ऑर्डर दोगे, इनटू कॉस्ट, ऐसे करो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ जी, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। मतलब मान लो एनुअल डिमांड आपकी है 1,20,000, मुझे 1,20,000 यूनिट चाहिए साल भर में, ठीक है, और हर बार आप 6,000 का ऑर्डर दे रहे हो, नहीं भी, तो इसका मतलब 20 ऑर्डर दोगे आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे एक ऑर्डर को देने का खर्चा। एक ऑर्डर में क्या क्या आ जाएगा? कार्टेज नहीं, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक बात है। इसके बाद आता है हमारा कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट मतलब, हाँ जी, रखने का खर्चा। तो ये हमेशा कई बार परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। मतलब वो ये कहता है कई बार कि एक यूनिट को अगर मैं गोदाम में रखूंगा तो कितना खर्चा होगा, एक यूनिट को अगर मैं गोदाम में रखूंगा तो कितना खर्चा होगा। ठीक है, वो ये कहता है 12% तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 12% तो हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, राइट। अच्छा, कई बार वो अलग से भी दे देता है, स्टोरेज रेंट, पर यूनिट पर एनम, ऐसे देता है 12% तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड 5 रुपए पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट मान लो 100 रुपए है, तो आप कहोगे 100 रुपए अगर मैं एक यूनिट को खरीदने में लगाता हूं तो मेरे 12 रुपए नुकसान होते हैं। मतलब 100 रुपए हमेशा ब्लॉक रहते हैं एक आइटम पर, एक आइटम पर। ठीक है, तो जब 100 रुपए ब्लॉक होंगे तो ये पैसा बैंक में नहीं रख पाओगे, तो बैंक के ब्याज का नुकसान, यानी 12 रुपए का नुकसान, ना पैसे का ना आना भी जाना हुआ, और 5 रुपए किराया भाड़ा स्टोर का, तो इसका मतलब 17 रुपए ऐसे आ जाएगा पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट। क्लियर बेटा? चलिए, तो रखने का खर्चा 5 रुपए में क्या आएगा? स्टोर का किराया, स्टोर कीपर की सैलरी, मेंटेनेंस। ठीक है, और जो पैसे माल में ब्लॉक हैं, जो पैसे मेरे माल में ब्लॉक हैं, भाई ये मेरा स्टोर है, इसका किराया, इसके मेंटेनेंस, स्टोर कीपर की सैलरी, और यहां पर मेरा मटेरियल ब्लॉक है, तो ये एक यूनिट भी ब्लॉक रहता है तो 100 रुपए का है, यानी 100 रुपए मेरे ब्लॉक हो गए, तो बैंक में जमा कराते तो 12% का ब्याज आता, तो इसका मतलब 12 रुपए पर यूनिट का ब्याज का नुकसान, ना आना भी जाना हुआ, 5 रुपए रखने का खर्चा, तो 17 रुपए हो जाएगी। इस तरह से बात आ जाएगी। ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा? चलिए, नहीं
अब इसके बाद आता है एक चीज और, नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर चाहिए। ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने निकाले हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम है, यानी एनुअल डिमांड है ये, कि साल भर में आपको 1,20,000 यूनिट चाहिए, 6,000 करके ऑर्डर दे रहे हो, तो 20 ऑर्डर दे रहे हो साल भर में। अगर वो पूछे पर क्वार्टर, बिल्कुल सिंपल है, अगर वो पूछे पर क्वार्टर, एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम, साल भर में कितने ऑर्डर, तो क्या है, एनुअल डिमांड, ए मींस एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, है ना, कि भाई मुझे ना साल भर में 1,20,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, और हर बार 6,000 यूनिट का मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तो इसका मतलब 20 ऑर्डर दे रहे हो साल भर में, 20 ऑर्डर दे रहे हो इन ए ईयर। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर एनुअल डिमांड रखी थी, तो ईयर आ गया, ये एनुअल डिमांड है। अच्छा, अब अगर वो मांगे आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर वो आपसे मांगे नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर, ठीक है, एक क्वार्टर में मैं कितने ऑर्डर दूं, तो क्या कहोगे आप बताओ, एनुअल डिमांड रखते हो तो एनुअल ऑर्डर आते हैं, क्वार्टरली डिमांड रख लो, बात समझ में आ गई, क्वार्टरली डिमांड रख लो, नहीं भाई, जब आप क्वार्टरली डिमांड रखोगे तो क्वार्टरली ऑर्डर आ जाएंगे। क्या मतलब हुआ, साल भर में 12 लाख यूनिट चाहिए, साल भर में आपको 12 लाख यूनिट चाहिए, है ना, साल भर में आपको 12 लाख यूनिट चाहिए, तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब हर क्वार्टर में आपको 3 लाख यूनिट की आवश्यकता है, नहीं भाई, भाई साल भर में 12 लाख यूनिट चाहिए, समझो ना, नहीं, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, नहीं, यानी हर क्वार्टर में आपको कितना चाहिए, 3 लाख यूनिट, हर क्वार्टर में आपको 3 लाख यूनिट चाहिए, हर क्वार्टर में 3 लाख यूनिट चाहिए, ठीक है, तो इस क्वार्टर में 3 लाख यूनिट चाहिए और 6,000 करके, भाई 6,000 यूनिट दे जा तू एक बार में, तो हर क्वार्टर में कितने मंगाओगे आप ऑर्डर, सॉरी 12 लाख, 1,20,000 था, उसी उसी को लेके चलते हैं ना, अगर हम 1,20,000 को लेके चलते हैं, हम अगर 1,20,000 को लेके चले, नहीं भाई, पूरे साल भर में 4 क्वार्टर में, इसका मतलब हर क्वार्टर में आपको 30,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, हर क्वार्टर में आपको 30,000 यूनिट चाहिए, पूरे साल भर में 1,20,000, पूरे क्वार्टर में आपको 1,20,000 यूनिट चाहिए, तो हर क्वार्टर में 30,000 यूनिट चाहिए, हर क्वार्टर में 30,000 यूनिट चाहिए, तो 30,000 यूनिट आप कैसे मंगाओगे, 6,000 करके, यानी 5 बार मंगाओगे, बात समझ आ गई, यानी हर क्वार्टर में हमें 30,000 यूनिट चाहिए, नहीं, और साल भर में 1,20,000, है ना, तो 1,20,000 को डिवाइड कर रहे हो तो साल भर का ऑर्डर आ रहा है ना, 30,000 को डिवाइड कर रहे हो क्वार्टरली ऑर्डर साइज से, तो 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये ऑर्डर हर क्वार्टर में दोगे, यानी 5 ऑर्डर आप हर क्वार्टर में दोगे, बोलो क्लियर हो गया बात बेटा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्वार्टर आ जाएंगे, ठीक है,
पर मंथ चाहिए तो मंथली डिमांड, पर मंथ चाहिए तो मंथली डिमांड। बात समझ में आ रही है? मान लो वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो पर मंथ, तो मंथली डिमांड रख लो, मंथली डिमांड रख लो। क्या जा रहा है आपका? मंथली डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू। 1,20,000 साल भर में चाहिए तो 12 से डिवाइड करो। 1,20,000 साल भर में चाहिए, नहीं तो हर महीने कितने चाहिए? 10,000 यूनिट। हर महीने 10,000 यूनिट चाहिए, नहीं भाई, ठीक है। और आप 6,000 करके करोगे ऑर्डर साइज, तो ये आ जाएगा। इतने ऑर्डर आप हर महीने दोगे, इतने ऑर्डर आप हर महीने दोगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली 2 ऑर्डर आ गए। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए अगला आता है ऑर्डर शेड्यूल्ड। अगर वो पूछे आपसे ऑर्डर शेड्यूल्ड, ऑर्डर शेड्यूल्ड, ऑर्डर का शेड्यूल क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मतलब है कि हम कितने दिन बाद ऑर्डर देंगे। इसका मतलब है कि हम ऑर्डर, ऑर्डर का शेड्यूल क्या है? कितने दिनों के बाद दोगे, कितने दिन के बाद। दिन का मतलब पीरियड दोगे, हर ऑर्डर कितने दिन के बाद दोगे। शेड्यूल बताओ, क्या शेड्यूल है आपका? अगला ऑर्डर कितने दिन के बाद दोगे? तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि भाई मान लो 6 ऑर्डर आते हैं, सपोज मुझे 6 ऑर्डर देने हैं साल भर में, सपोज मुझे 6 ऑर्डर देने हैं साल भर में, ठीक है। तो आप कहोगे 6 ऑर्डर के लिए 360 दिन, 6 ऑर्डर के लिए 360 दिन। तो हर ऑर्डर इसका मतलब 60 डेज के बाद, नहीं भाई, इसका मतलब हर ऑर्डर 60 दिन के बाद जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या बना आपका फॉर्मूला? अच्छा एक मिनट, महीने में लेंगे हम, तो आप कहोगे 6 ऑर्डर, ठीक है, एक साल में, यानी 12 महीने। 6 ऑर्डर के लिए 12 महीने लगा रहे हो, तो हर ऑर्डर इसका मतलब 2 महीने, हर ऑर्डर इसका मतलब 2 महीने, यानी 60 दिन के बाद, यानी हर 2 महीने के बाद एक ऑर्डर। मेरी बात समझ में आ रही है? वीक में भाई पीरियड तो कुछ भी कह सकता है आपसे वो, तो आप क्या कहोगे 6, ये मैंने एग्जांपल लिया है कि 6 ऑर्डर एक साल में, नहीं तो 6 ऑर्डर के लिए मान लो 52 वीक्स, साल भर में 52 वीक्स होते हैं, तो एक ऑर्डर आप क्या करोगे 52 डिवाइडेड बाई 6, 8.66, इतने वीक के बाद हर ऑर्डर दोगे। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला बन गया आपका क्या? 360 डेज, नहीं भाई, 360 डेज या 12 मंथ या 52 वीक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर शेड्यूल आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि एक साल में, ठीक है, आप 360 डेज लो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। अगर वो कहे नहीं 250 दिन लेने हैं, 365 लेने हैं, तो जो देगा वो लेने हैं, जो देगा वो लेने हैं, ठीक है, राइट।
52 वीक्स लेने हैं। कब? जब साइलेंट होगा। दिया होगा तो भैया उसको चैलेंज थोड़ी ना करोगे। बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर शुरू का मतलब कितने समय के बाद आपको ऑर्डर देना है। ओके, चल इसको नोट करो जल्दी से। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हमारी मर्जी। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे कि कौन सा बेटर है, डिसीजन लेना है, अब आपसे पूछेगा डिसीजन आपको लेना है, नहीं कि भैया यो क्यों बेटर है, नहीं, या अदर बेटर है। ठीक है, अदर में क्या आ जाएगा? मैनेजर की डिस्काउंट पॉलिसी, मैनेजर की डिस्काउंट पॉलिसी। वो कह रहा है कि भैया क्यों ईओक्यू के चक्कर में पड़ रहे हो, सप्लायर कह रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा ऑर्डर दो, ज्यादा क्वांटिटी का बल्क परचेज करो, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, थोड़ा बहुत रख लेना घर में, डिस्काउंट का ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा, तो हमें जिसमें फायदा वो कायदा हो सकता है वो डिस्काउंट ज्यादा दे दे, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट को कवर कर जाए। नहीं भी, या हमारी प्रेजेंट पॉलिसी है कोई, या हमारी कोई प्रेजेंट पॉलिसी है, राइट। या फिर ये लिखा होगा कि मैनेजर्स डिसीजन, कि उसका डिसीजन ये है कि भाई एक बार में इतने यूनिट का ऑर्डर दो। ठीक है, करंट पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको, करंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कौन सी बेटर है, हमें सिलेक्ट करना होगा विच वन इज बेटर, सिलेक्ट करना होगा विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर, कौन सा बेटर है, जिसमें फायदा हो कायदा। भाई हो सकता है डिस्काउंट पॉलिसी कब होती है, बल्क परचेजेस पर, कब होती है, जब हम ज्यादा परचेज करें एक साथ। ठीक है, मतलब वो कहेगा कि यार 6 बार क्यों ऑर्डर दे रहे हो, 3 बार दे लो ना, ज्यादा खरीद लो। तो हम कहेंगे भाई रखने का खर्चा, तो वो कह रहा मैं डिस्काउंट दे दूंगा ना, इतना ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा कि आप उस पैसे के फायदे से रखने का खर्चा भी कवर कर लोगे। अच्छा रुको फिर सोचते हैं हम। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन सा बेटर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमेशा कंपेयर करोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कंपेयर करोगे इन ईच ऑल्टरनेटिव, इन ईच ऑल्टरनेटिव। ठीक है, एंड सिलेक्ट द ऑप्शन, एंड सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, select the alternative having least cost। ठीक है, आप वो अल्टरनेटिव देखोगे जिसमें कॉस्ट कम आएगी, तो आप इसको ऐसे बना लोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नोट कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक, यानी ईओक्यू के हिसाब से, ठीक है, और अदर ऑल्टरनेटिव, और अदर ऑल्टरनेटिव। अब अदर ऑल्टरनेटिव सारे ले लोगे ना, उसकी डिस्काउंटिंग पॉलिसी, करंट पॉलिसी, मैनेजर का अपना तरीका जो भी होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, हाँ जी परचेज कॉस्ट, यहां काउंट करेगी, क्यों, डिस्काउंटिंग पॉलिसी है, तो सबसे पहले आपके पास आएगी परचेज कॉस्ट। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर स्टोरेज कॉस्ट। चलो परचेज कॉस्ट में क्या आएगा, क्वांटिटी परचेज, बहुत ध्यान से सुनना, क्वांटिटी परचेज, आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे पीरियड में, यहां भी क्वांटिटी परचेज। चलो बताओ मल्टीप्लाई, हाँ जी ईओक्यू में तो नॉर्मल परचेज कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल परचेज कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल परचेज कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ठीक है,
बट यहां पर, यहां भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, या एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं कि मुझे ना 12,000 यूनिट 12,000 यूनिट साल भर में खरीदने हैं, और एक यूनिट मान लो 100 रुपए का है, ठीक है, तो 12 लाख रुपए कॉस्ट हो गई, 12 लाख रुपए कॉस्ट हो गई मेरी, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि सर मैं साल भर में यहां भी खरीदूंगा 12,000 यूनिट ही, यहां भी मैं 12,000 यूनिट ही खरीदूंगा, बट सप्लायर क्या कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर आप अपने हिसाब से मत दो, मेरे हिसाब से दो, यानी ज्यादा ऑर्डर दो तो मैं आपको ना इसमें 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, और बोलो खुश। यानी वो मुझे किस रेट पर लगाएगा, 80 रुपए पर, नहीं 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है, राइट। तो डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड प्राइस पर यूनिट, बात समझ में आ गई, डिस्काउंटेड प्राइस पर यूनिट, मतलब वही सप्लायर क्या कह रहा है, यार मेरे हिसाब से सामान खरीदो ना, एक बार में ज्यादा ले जाओ, तो बल्क परचेज करोगे तो मैं आपको 2-4 नहीं 20% का डिस्काउंट दूंगा, आप खुश हो जाओगे, आपको लुक्रेटिव ऑफर मिलेगा। चलो भाई, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहां पर, 9,60,000, 9,60,000, एक तरीके से मेरे 2,40,000 बच रहे हैं। चलो चलो और देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी हम 12,000 यूनिट, अभी हम 12,000 यूनिट, ठीक है, 6-6 हजार करके नहीं, 3-3 हजार करके ले रहे हैं ऑर्डर साइज, तो इसका मतलब मैं 4 ऑर्डर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी 4 ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है, और कॉस्ट पर ऑर्डर मान लेते हैं 20 रुपए है, तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर, वो ले ले, तो ये मेरी कॉस्ट आ रही है अभी 800 रुपए, ठीक है। अभी मैं 12,000 एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड सॉरी, डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, ठीक है। अभी मैं 12,000 यूनिट 3,000 3,000 3,000 करके साल भर में 4 बार ऑर्डर मंगा रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यार 4 बार मत मंगाओ ना, आप 2 बार मंगा लो ना, ठीक है, आप 2 बार मंगा लो, तभी तो ऑर्डर दे रहा हूं, तभी तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। यहां 2 ऑर्डर की बात आ रही है, यहां 2 ऑर्डर की बात आ रही है, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, 40 रुपए, अच्छा 1 मिनट, 80 रुपए भाई ये, अच्छा चलो इसको बढ़ा देते हैं हम, 200 रुपए कर देते हैं, ठीक है, राइट भाई, 200 रुपए पर ऑर्डर ले लेते हैं ना, चलो अब नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल बनेगा कि कॉस्ट 100 रुपए ले रहे हो तो 20 रुपए ही ठीक रहेगी आपके लिए ना, 20 रुपए ही ठीक रहेगी, ठीक है भाई, 100 रुपए का मटेरियल और ऑर्डर देने में 200 रुपए, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बन पाएगा। स्टोरेज कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, क्या होता है ये, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब मान लो एवरेज स्टॉक कितना होगा, एक बार में आप 3,000 का ऑर्डर दे रहे हो तो आधे गोदाम में रखोगे,
एक बार में 3000 का ऑर्डर दे रहे हो तो आधे गोदाम में रखोगे, यानी हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ठीक है, ध्यान से सुना, कॉस्ट पर यूनिट, ये मान लो वो कहता है टोटल मिलाकर 20% है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरी? 100 रुपए। नहीं भाई, हाँ जी, तो इसका मतलब 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा कितना आया? 20 रुपए। और रखोगे कितने? 1500 यूनिट। राइट, तो क्या बना फॉर्मूला ये? ठीक है, यानी 1500 इंटू 20 कितना आया? 1500 इंटू 20। ये अभी हमने सिर्फ ईओ को एग्जाम्पल के हिसाब से लिया है, ईओ को मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, ध्यान रखना। ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अगर एग्जैक्ट ईओ क्यों लेते तो ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट बराबर आती। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है। चलो, ईओ क्यों कैलकुलेट नहीं करा, सिर्फ समझाने के लिए। यहां पर ध्यान से देखो क्या आएगी, यहां पर क्या आएगी आपके पास? हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। बहुत ध्यान से। नहीं, अब यहां पर 20% किसका आएगा? ये बस ध्यान में रखना है। जब एक आइटम मुझे 80 रुपए का पड़ेगा तो मेरे ब्लॉक भी तो 80 रुपए होंगे। न्यू परचेज कॉस्ट यहां पर आएगी, न्यू परचेज कॉस्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, और एवरेज स्टॉक भी चेंज हो जाएगा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। अब आपका ऑर्डर साइज कितना हो गया? हाँ जी, ऑर्डर साइज वो कह रहा है ना, 2 ऑर्डर दोगे तो 12 हजार के 2 ऑर्डर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर 2 हैं, तो ऑर्डर का साइज, ऑर्डर का साइज यहां पर कितना हो जाएगा? 12,000 है ना, 2 ऑर्डर, तो ऑर्डर का साइज 6000 हो गया, तो 6000 का आधा गोदाम में रखोगे। ठीक है, पहले 12,000 के 3000 का ऑर्डर साइज था, पहले 12,000 में ऑर्डर का साइज 3000 था, 12,000 में ऑर्डर का साइज 3000 था, तो 4 बार ऑर्डर आ रहे थे। अब 12,000 में जो ऑर्डर का साइज है, नहीं भाई, वो 6000 हो जाना चाहिए। तभी तो कह रहा है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो 3,000 करके 4 ऑर्डर, 6,000 करके 2 ऑर्डर। तो जब 3,000 का ऑर्डर दोगे तो आधे गोदाम में रखोगे, और जब 6,000 का ऑर्डर दोगे तो आधे गोदाम में रखोगे। नहीं भाई, तो 20% कितना आ गया? 80 रुपए का, 16 रुपए और 3,000 यानी 48,000, ऐसे कह रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहां निकाले ना टोटल कॉस्ट। ओके, तो जिस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट कम आएगी वो बेटर हो जाएगा। ये क्या, बोलो, बात समझ में आ गई भाई? तो इस बात का ध्यान रखना, परचेज कॉस्ट यहां पर चेंज वाली लेंगे। ठीक है, और जब ऑर्डर का साइज बढ़ जाएगा तो एवरेज स्टॉक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां मैंने सिर्फ फिगर अपनी ली है। अगर मैं ईओक्यू कैलकुलेट करके निकालता तब 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 ये दोनों बराबर आती। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो अगर दूसरे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे करने हैं। हाँ जी, हो गया बेटा क्लियर? चल एक बार इसको नोट कर लो। चलिए बेटा, अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। स्टडी मटेरियल में है इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर है 2.24, और हमारे रेगुलर बुक में भी है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्या करते हैं, क्या पूछते हैं? कैलकुलेट ईओक्यू और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना। अगर रेलिवेंट कॉस्ट पूछे
सिस्टम कॉस्ट कॉस्ट पूछे नहीं भाई, वेरिएबल कॉस्ट पूछे तो ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट बतानी है। यहाँ टोटल कॉस्ट है, यानी परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस स्टोरेज। एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट की, राइट। यूनिट प्राइस है 20 रुपए। ऑर्डर प्राइस का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर मैं एक बार ऑर्डर दूंगा तो 16 रुपए का खर्चा आएगा। ये क्या है, वेंडर कहेगा कि मैं माल पैक करके आपके फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा दूंगा, तो रास्ते का जो खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन हो। स्टोरेज का खर्चा, स्टोर का रेंट, कीपर की सैलरी, है ना, और जो पैसा मेरा ब्लॉक है अच्छा वो अलग है। तो 2% पर एनम, 12% पर एनम। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपना पैसा जो एवरेज स्टॉक में ब्लॉक होगा, एवरेज स्टॉक में ब्लॉक होगा, एवरेज स्टॉक मतलब हर मोमेंट ऑफ टाइम पर मेरा मटेरियल ब्लॉक होता है, उस पर मान लो 20 रुपए ब्लॉक होते हैं एक यूनिट पर, तो वो 20 रुपए मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे 12% का ब्याज मिलेगा। और यहां ब्लॉक हो गया तो वो नहीं आएगा, ना आना भी तो जाना हो गया। तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 14%। ऑब्सोलिसेंस रेट 6% पर एनम। ऑब्सोलिसेंस रेट का भी यही मतलब होता है क्या कि सर जो मेरा मटेरियल एवरेज स्टॉक में ब्लॉक है, ठीक है, वो मतलब अगर 100 रुपए का ब्लॉक है नहीं, तो मैं ये देखता हूं साल भर में ना, साल भर में ना 6 रुपए का मटेरियल बेकार हो जाता है। बेकार का मतलब, अब देखो मटेरियल गोदाम में होगा तो कुछ ना कुछ तो टूट फूट होती रहेगी। घर में भी आटा है, अगर मान लो इकट्ठा रखते हैं तो थोड़ा सा सुरसरी लग जाती है, दालें हैं वो भी खराब हो जाती हैं। तो वो रेट है कि 100 रुपए में 6 रुपए का समझ के चलो साल भर में खराब हो ही जाएगा। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है अप्रचलन, आउट ऑफ फैशन, यानी बेकार हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2%, 12%, 6%, ठीक है, कॉस्ट का। अच्छा, टोटल कॉस्ट बताओ, दैट विल रिजल्ट फॉर द आइटम इफ न्यू प्राइस 12 रुपए 80 पैसे, ये सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करें, ईओ क्यों निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो। चलिए, तो सबसे पहले हम ईओ क्यों निकाल लेते हैं और टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है भाई। देखो क्या कहता है ये, सबसे पहला पार्ट ईओ क्यों निकालेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चाहिए ए, इसका मतलब होता है एनुअल डिमांड, इसका मतलब होता है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, कि मुझे मटेरियल साल भर में कितना चाहिए। अगर कंजम्पशन दी हो मटेरियल की तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास आ जाएगा एनुअल डिमांड। तो वो कह रहा है 5000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। साइलेंट है तो रॉ मटेरियल ही कहलाएगा, साइलेंट है तो रॉ मटेरियल ही कहलाएगा, ओके। चलिए, अब आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ओ मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना खर्चा आता है, ओके। एक ऑर्डर प्लेस करने पर कितना खर्चा बता रहा है वो देखो, 16 रुपए। ये होता है हमेशा पर ऑर्डर, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आना जाना, ठीक है। और कई बार हम मेल के थ्रू भी ऑर्डर देते हैं, वो भी कॉस्ट जुड़ जाती है। सर मेल के थ्रू कैसे, मेल हमारा इंटरनेट के थ्रू चलता है, और जो कमर्शियल मेल हमारी होती है उसकी भी हम पेमेंट करते हैं गूगल को, तो वो वाला खर्चा। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक गोदाम में रखने का खर्चा। क्या क्या है देखो, स्टोरेज का खर्चा, इसमें पहला खर्चा आएगा स्टोरेज का, इसमें पहला खर्चा आएगा स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, वो कितनी है, 2%। ये हमेशा कॉस्ट का होता है, ये हमेशा कॉस्ट का होता है, ठीक है, ये हमेशा कॉस्ट का होता है। आगे इंटरेस्ट रेट, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट 12% है। क्या मतलब है इस बात का, हाँ जी, स्टोरेज का कॉस्ट 2%, इसका मतलब है
अगर मेरी 100 रुपए की मटेरियल कॉस्ट है तो 2 रुपए रखने का खर्चा, रखने का मतलब स्टोर का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, वहां की मेंटेनेंस वो, और 100 रुपए का अगर मटेरियल मेरा ब्लॉक है तो 12 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर बैंक में जमा कराऊंगा तो यहां ब्लॉक रहेगा तो नुकसान होगा, ब्याज नहीं मिलेगा, पैसे का ना आना भी जाना हो जाता है। समझ गए? ऑब्सोलिसेंस यानी अप्रचलन, बेकार, मिस हैंडलिंग वगैरह, आउट ऑफ फैशन 6%। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरी स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी? 12 और 2 14 और 6 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दैट इज 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कॉस्ट कितनी है मेरी? देखो, कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए, तो ये हो गया मेरे पास 4 रुपए पर यूनिट। ये हो गया मेरे पास 4 रुपए पर यूनिट। चलिए, अब तीनों चीज आ गई मेरे पास। अब लगा दो ईओ को। ये होगा 2AO अपॉन CS, फॉर्मूला हमने डिराइव कर ही दिया है ना। चलिए, एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास? देखो 5000 यूनिट, एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपए पर ऑर्डर। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट आई 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, कितना आ गया ये टोटल? 4 4 द 16, 4 इंटू 2 8, यानी 40,000 है ना, ये यूनिट में आता है। तो 40,000 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा? हाँ जी, 4 का 2 और इसका 2 0, तो इसका मतलब ये आया ऑर्डर यूनिट, ऑर्डर साइज। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर साइज। नहीं, यानी एक बार में इतने यूनिट का ऑर्डर दोगे। ओके, एक बार में 200 यूनिट का ऑर्डर दोगे। ओके, अब हाँ जी, तो कितने ऑर्डर दोगे आप? 5000 यूनिट चाहिए, 200 200 करके, 5000 डिवाइडेड बाई 200, 5000 डिवाइडेड बाई 200, तो 25 ऑर्डर दोगे। चलिए, अब चाहिए टोटल कॉस्ट। अब चाहिए टोटल कॉस्ट इसी में, फर्स्ट पार्ट में। तो आप स्टेटमेंट बना के दिखाओगे इसको। एसटी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखोगे? परचेज कॉस्ट। सबसे पहले आप लिखोगे परचेज कॉस्ट। ओके, कितनी क्वांटिटी है हमारी? 5000 यूनिट। किस रेट से? 20 रुपए पर यूनिट। तो ये मेरे पास हो गया 5000 इंटू 20, यानी सीधा 1,00,000 रुपए। टोटल कॉस्ट पूछिए, इसलिए हम परचेज कॉस्ट ले रहे हैं। रेलिवेंट पूछता, सिस्टम कॉस्ट पूछता, वेरिएबल पूछता, ठीक है, तो मैं ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट देता, परचेज कॉस्ट नहीं देता। इसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर। बताओ कितने ऑर्डर दोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज। मतलब 200 200 200 करके 5000 की जरूरत कितनी बार पूरी होगी आपकी? 25 बार, यानी 200 200 के 25 ऑर्डर प्लेस करोगे। और एक ऑर्डर देने का खर्चा कितना है? 16 रुपए। एक ऑर्डर देने का खर्चा है 16 रुपए इंटू 25, तो ये हो गया हमारा 400। चलिए, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। अब ध्यान रखना, एवरेज स्टॉक यानी जो हर समय गोदाम में पड़ा रहे, दैट इज हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कितना है? 200। ठीक है, एवरेज स्टॉक हमेशा कितना होता है?
एवरेज स्टॉक हमेशा कितना होता है, एक बार में जितने यूनिट का ऑर्डर देते हो, एक बार में जितने यूनिट का ऑर्डर देते हो, ठीक है, उतने का आधा। चलिए, तो ये एवरेज स्टॉक आ गया, मतलब 100 यूनिट मेरे हमेशा ब्लॉक रहेंगे गोदाम में, एक को रखने का खर्चा 4 रुपए पर यूनिट पर एनम, निकाल लिया आपने। तो आपने देखा कि ईओ के ऊपर हमेशा ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये आया 1,08,000, ये आया 1,08,000, ठीक है। चलिए बोलो, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब एवरेज स्टॉक हाफ ऑफ ऑर्डर साइज होता है, यहां ऑर्डर साइज ईओ क्यू है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज होता है, एक बार में जितने का ऑर्डर दोगे उसके आधे हमेशा गोदाम में रहेंगे। हो गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट पढ़ो जरा, क्या कहता है। वो कह रहा है डिटरमाइन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ, ठीक है, जो रिजल्ट होगी अगर न्यू प्राइस 12 रुपए 80 पैसे देकर सप्लायर, मतलब सप्लायर अभी मुझे 20 रुपए पे दे रहा है, सप्लायर अभी 20 रुपए पर दे रहा है मुझे पर यूनिट, अगर वो 12 रुपए 80 पैसे पर दे मुझे, ठीक है भाई, अगर मुझे वो 12 रुपए 80 पैसे पर दे, यानी प्राइस चेंज हो जाएगा। तो जब प्राइस चेंज हो जाएगा इसका मतलब सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है ना। तो जब सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो सोचो जरा, सोचो क्या क्या चेंज होगा। नहीं भाई, एक तो परचेस कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो जब मुझे सस्ता देगा तो रखने का खर्चा भी कम आ जाएगा भाई। 20 रुपए की जगह अब 20%, 20 रुपए की जगह 12.5 का होगा कि भाई 12% का लॉस 12.5 पर होगा, 6% का लॉस साढ़े कितने, सॉरी 12 रुपए 80 पैसे पर होगा, 2% का लॉस 12 रुपए 80 पैसे पर होगा, यानी कैरिंग कॉस्ट बदलेगी आपकी, ऑर्डरिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, पर ऑर्डर पर नंबर ऑफ ऑर्डर बदल जाएंगे। जब ईओ क्यों बदलेगा, ईओ क्यों बदलेगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, तो ईओ क्यों चेंज होगा, यानी ऑर्डर साइज चेंज होगा, ऑर्डर साइज चेंज होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर बदलेंगे। तो पहले मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। अब मुझे क्या करना है सेकंड पार्ट में, कि मुझे ये देखना कितने ऑर्डर दूं मैं। अब सेकंड पार्ट में आप कहोगे, हाँ जी, इफ न्यू प्राइस, ठीक है, कितनी 12 रुपीज 80 पैसा इज टेकन, अगर 12 रुपए 80 पैसे लेते हैं, ठीक है, देन अगर 12 रुपए 80 पैसे लेते हैं देन क्या चेंज होगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, अकॉर्डिंगली हाँ जी, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज मतलब ईओ क्यू, अब मेरा ईओ क्यू जो होगा वो चेंज होगा, अब मेरा ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्या होगा अब, पहले तो आप हाँ जी कैरिंग एंड स्टोरेज डायरेक्ट कर ले, ईओ क्यू बताओ 2AO अपॉन CS। चलिए, एनुअल डिमांड 5,000 की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा 20%। अब 20 रुपए का ना होकर 12 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा, अब 20 रुपए का ना होकर 12 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 12 रुपए 80 पैसे का 20%, 12 रुपए 80 पैसे का 20%, ये आया 2 रुपए 56 पैसे, ठीक है। चलिए, 2 रुपए 56 पैसे करो, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 रुपए 56 पैसे, 62,500 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 250।
इसका मतलब अब मेरा ऑर्डर साइज हो गया 200 के बदले 250। अब मेरा ऑर्डर साइज हो गया 200 के बदले, हाँ जी 200 के बदले 250, यानी एक बार में 250 का ऑर्डर दोगे। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट सेम, आपसे वो कॉस्ट पूछ रहा था ना, बताइए। परचेज कॉस्ट, सप्लायर कह रहा है मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, तो 5000 यूनिट मुझे वो 12 रुपए 80 पैसे में दे रहा, ना कि 20 रुपए में। तो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5000 यूनिट इंटू 12 रुपए 80 पैसे, ये हो जाएगा 64,000। ये आ जाएगा मेरा 64,000। देखो कितना सस्ता हो गया ना, पहले आ रहा था हमारा 1,00,000, अब 64,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आज नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कितना हो गया अब आपका 250, तो 250 के 5000 यूनिट 20 ऑर्डर दोगे। अब आप 20 ऑर्डर दोगे, नहीं भाई, अब आप 20 ऑर्डर दोगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 16 रुपए पर ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा 320। यहां ऑर्डरिंग और स्टोरेज बराबर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली भले ही ईओ क्यों हुआ है, ये न्यू ऑर्डर साइज। हाँ जी, स्टोरेज कॉस्ट बोलो कितनी आ रही है, नहीं पर अगर ईओ क्यों आ गया तब अगर हम हाँ ईओ क्यों के हिसाब से ले रहे हैं, 250 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, तो बराबर आ जाएगी। पर अगर वो अपना ऑर्डर साइज देता तब बराबर नहीं आती। स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब आपकी, हाँ जी याद हो गई, 2 रुपए 56 पैसे पर यूनिट पर एनम, 2 रुपए 56 पैसे पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना अब आपका 250 यूनिट, ऑर्डर साइज है 250 यूनिट, तो 250 इंटू 2 रुपए 56 पैसे, ये हो आ गया 320। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ईओ क्यू के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले हैं, इसलिए ऑर्डरिंग और स्टोरेज बराबर आ रही है। अगर सप्लायर कहता कि 12 रुपए 80 पैसे में तब दूंगा जब एक बार में 400 का ऑर्डर दो, तो वो अपना ऑर्डर साइज बताता, तब बराबर नहीं आती। ओके, टोटल कॉस्ट तो 64,000 प्लस 320, 64,640। अब ये आ रही है टोटल कॉस्ट, बोलो क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट। तो डिसीजन नहीं मांगा, पर ये वाला ऑप्शन बेटर होगा। चलिए बेटा, एक अगला कॉन्सेप्ट और है इसी में फॉर्मूला, ये ध्यान रखो कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, ये दोनों अगर आ जाएं कभी सिचुएशन में, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2AO इंटू CS। ये भी सेम डेरिवेशन ही आती है, ठीक है, सेम डेरिवेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दी हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हो और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट दी हो, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट आप इन दोनों का टोटल निकाल सकते हो। और ये दोनों टोटल क्या कहलाते हैं हमारे, रेलिवेंट कॉस्ट। ये दोनों हमारे कहलाते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है, सिस्टम कॉस्ट। ठीक बात है। हाँ जी, अगर आपको एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट दी हुई हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करके आप इन दोनों का टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। या फिर आपको
कोई भी एक फिगर दी हो, मतलब ऑर्डरिंग दी हो, स्टोरेज कॉस्ट दी हो, या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट दी हो, तो एनुअल डिमांड आ जाएगी। मतलब इस फॉर्मूले में से एक क्वांटिटी अननोन होगी तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे हम। अब आगे हम चलते हैं, अगर हमारे पास किसी सिचुएशन में लॉट का साइज दिया हो, मतलब सप्लायर ये कह रहा है कि भी देखो मैं 12 रुपए 80 पैसे आपसे लूंगा, मतलब डिस्काउंट दूंगा आपको, तो डिफरेंट लेवल पर अगर आप इतने से इतने यूनिट का ऑर्डर देते हो तो ये डिस्काउंट, इतने से इतने का ऑर्डर देते हो तो ये डिस्काउंट, मतलब स्लैब वाइज। ठीक है, तो आप टोटल कॉस्ट से कंपेयर कर लोगे, रेलिवेंट कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट दोनों, क्योंकि परचेज कॉस्ट में फर्क आएगा। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, इफ वी आर गिवन different price for different level, अलग अलग लेवल के अलग अलग प्राइस दिए हों, ठीक है, फ्रॉम वेंडर कौन होता है, सप्लायर। मतलब वेंडर ये कहेगा कि इतने का ऑर्डर दोगे तो ये डिस्काउंट, ठीक है। डिफरेंट लेवल का मतलब रेंज, लेवल का मतलब रेंजेस, अलग अलग रेंज आपको दी हो, ठीक है। देन वी शुड कैलकुलेट, सोच के बताओ जरा क्या करोगे। सर अलग अलग रेंज दी है, 500 पर ये डिस्काउंट, 500 से 1000 पर ये डिस्काउंट, ऐसे करके नहीं, तो हर लेवल पर आप चेक कर लो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, राइट, क्योंकि परचेज कॉस्ट भी यहां रेलिवेंट हो जाएगी। फॉर ईच रेंज, हर रेंज की टोटल कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। और रेंज में आप भाई जैसे दिया हो 500 से 1000 या 500 से 999, तो लोअर लिमिट लो हर बार। हाँ जी, मीन्स टेक, हाँ जी, लोअर लिमिट, टेक लोअर लिमिट ऑफ ईच रेंज, लोअर लिमिट फॉर ईच रेंज, ठीक है, फॉर कंपैरिजन, ठीक है भाई। मान लो वो ये कहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर आप ऑर्डर देते हो जीरो से लेकर, अगर आप ऑर्डर देते हो 0 से लेकर 1000 यूनिट का, चलो 0 से लेकर मान लो 99 यूनिट का, ठीक है, तो आपको परचेज कॉस्ट पड़ेगी 100 रुपए पर यूनिट, ठीक है। और अगर आप ऑर्डर देते हो 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा का ऑर्डर देते हो, तो आपको परचेज कॉस्ट पड़ेगी 98। और अगर आप 200 से ज्यादा का ऑर्डर देते हो 299 तक, तो आपको 95 रुपए दूंगा पर यूनिट। जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे मैं कम करता जाऊंगा। 300 का ऑर्डर दोगे 399 तक, तो मैं आपको 93 रुपीज दूंगा पर यूनिट। 400 से 499 तक ऑर्डर दोगे तो मैं आपको 90 रुपए, मतलब डिफरेंट रेंज पर डिफरेंट प्राइस आपको दे देगा। तो हमें क्या करना है, हर लेवल पर टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो मैं यहां पर ही मान के चलूंगा, जीरो तो होगा नहीं ना, जीरो का मतलब एक होगा, जीरो लिखते हैं इंटरप्रिटेशन एक की आती है, नहीं, तो यहां पर आप कोई भी लेवल ले सकते हो। फर्स्ट यहां 100 लोगे तो यहां कोई भी लेवल ले सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं 50 का ऑर्डर दूं, अपनी इच्छा से ले लो कोई भी, बट थोड़ा फ्रैक्शन में ना आए। यहां पर मैं 100 का ऑर्डर दूं, यानी ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। यहां पर मैं 200 का ऑर्डर दूं, मिनिमम, हर रेंज का मिनिमम, तो क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा, ओके। वह आप किसी भी सिचुएशन में अपर भी ले सकते हो कि भाई हर बार
यहाँ 99, यहाँ 199, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसे केसेस में कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिडिल भी ले सकते हो, एवरेज ले लें, या 150 ले लें या 250 ले लें, बट ज्यादा बेटर मिनिमम है। तो ये ऑर्डर साइज लेकर आप क्या निकाल लोगे, परचेज कॉस्ट। हाँ जी, परचेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एनुअल डिमांड आपकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट बाई एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर यूनिट, ओके। ये सब में यहां पर यहां 100 रुपए होगा, यहां पर 98 होगा, यहां पर 95 होगा, यहां पर 93 होगा, यहां पर 90 होगा, समझिए। यहां 100 रुपए होगा। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, है ना। ये नंबर ऑफ ऑर्डर आते चले जाएंगे। ऑर्डर साइज यहां क्या रखोगे, 100, यहां रखोगे 200 ऑर्डर साइज, यहां रखोगे 300, यहां रखोगे 400। तो ये आपको ऑर्डर, यहां के नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेट पर ऑर्डर, मल्टीप्लाई रेट पर ऑर्डर। ये ओ है, जीरो में समझ लेना कहीं, ठीक है। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, हाँ जी, परसेंटेज में होगी, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई यहां पर, हाँ जी, मल्टीप्लाई यहां पर 98, मल्टीप्लाई यहां पर 95। ये कॉस्ट पर यूनिट आ रही है अभी, ये कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे एवरेज स्टॉक से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होगा, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हमेशा हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कितना होगा, 100, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज कितना होगा, 200, मल्टीप्लाई हाफ ऑफ ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। आगे बात समझ में। यहां पर कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएगी, कैरिंग कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी, ठीक बात है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे टोटल कॉस्ट, और वो लेवल सिलेक्ट कर लोगे जिस पर टोटल कॉस्ट कम आ रही है। क्लियर बेटा। चलिए, ये हमारा पीओक्यू का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब इसके बाद आगे चलते हैं फिक्सेशन ऑफ लेवल।